नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, जो 1870 के दशक से लेकर 1947 तक का दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1870 और 1880 के दशक में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून पारित किया गया था उसके संदर्भ में दिया गया है कथन। पहला कथन है, आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकता है। बिल्कुल सही है। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ें छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। ये भी सही है। तीसरा, इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते हैं। आपका जो तीसरा कथन है ये गलत है। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से केवल पहला और दूसरा कथन सही दिया गया है, जबकि ये गलत दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। अठारह सौ 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अनेक कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष और अत्यधिक गहरा हुआ और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अतः पहला कथन सही है। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस साथ ही साथ उसका संपत्ति भी सब कुछ जब्त कर लेगा। नेक्स्ट देखेंगे। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। 1883 में सरकार ने, उस समय जो गवर्नर था कौन था, रिपन था। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुन सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इस बिल को वापस कर लिया गया। अतः जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 में। और वो डेट कौन सा था? 27 दिसंबर। 27 या 28 एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। तो कांग्रेस की स्थापना जो निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था 1885 में। देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाजे से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित यह पुस्तक है? तो आप लोग जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। कांग्रेस की स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगा। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता अधिक आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने
निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनमें से तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक के संपादन में निकलने वाली जो मराठी अखबार था, जिसे केसरी के नाम से प्रकाशित किया जाता था, इसमें भी ब्रिटिश शासन का मतलब विरोध किया गया था, कट्टरता के साथ विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो पहला कथन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। बिल्कुल सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, नहीं, ये गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को, अर्थात बंगाल विभाजन के कारण ही जो उपज हुआ था आंदोलन, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, अर्थात वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो बिल्कुल सही है। तो पहला और जो तीसरा वो तो सही, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन था, अतः पहला कथन सही है। अंग्रेजों ने विभाजन के लिए प्रशासकीय सुविधा का तर्क देते हुए गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया, अतः दूसरा कथन गलत हो जाता है। इस विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुण सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, अतः तीसरा कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। और तीसरा जो कथन है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सभी कथन जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। थोड़ा इसका व्याख्या देख लेंगे। 1906 में मुसलमान ज़मींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। 1907 में कांग्रेस 2 खेमों में विभाजित हो गई। और कहाँ हुआ था? सूरत का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुआ लखनऊ में। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मिलान करना हमें। तो देखिए, महात्मा गांधी, इधर घटना दे दिया गया और समय। तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब हुआ था? तो 1915 में। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो लाइन बाय लाइन सही दिया गया है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी 46 वर्षों की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अफ्रीका से भारत लौटे थे। वहाँ पर वे नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला चुके थे। भारत में
उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पहली बार अगस्त 1920 से हुई तथा फरवरी 1922 में चौरा चौड़ी जो हुआ था घटना, चौरा चौड़ी में किसानों की एक भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटना के कारण गांधी जी ने जो यह असहयोग आंदोलन उसे वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी ने की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी ने शुरू की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसी समय अवधि के दौरान गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। रोलैक्ट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोलैक्ट एक्ट के संदर्भ में देखना हमें पहला कथन है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई। ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रोलैक्ट एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। कुल मिलाकर दमन करने का ये अधिकार था, एक तरह का कानून था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया तथा लोगों से आह्वान किया कि इस कानून के विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। वैसाखी अर्थात 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में इस कानून के विरोध में एकत्र लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस जन संहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे लौटा दिया। किसे? अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे जो सबसे मुख्य कारण था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरुआत होने का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। बिल्कुल सही है, जिस कारण लाला लाजपत राय का जान भी गया था विरोध प्रदर्शन के दौरान। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये भी सही है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं? तो उपयुक्त में से जो तीसरा है वो सही नहीं था। अब इसमें पूछा क्या गया था? सॉरी, कौन सही है? तो पहला दूसरा सही है और कौन सही नहीं? तीसरा नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं थोड़ा। 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, परंतु इनमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, जिस कारण इसका बहिष्कार हुआ। अतः
पहला कथन क्या है, सही है। और 1929 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अतः ये भी कथन सही है, दूसरा कथन। जबकि तीसरा कथन क्यों गलत था तो देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था रास बिहारी बोस तथा कैप्टन मोहन सिंह के योगदान के द्वारा। बाद में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। अतः तीसरा कथन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें। तो भगत सिंह से संबंधित दिया गया कथन, पहला कथन है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने B.K. दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों कथन सही दिया गया, उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं थोड़ा व्याख्या। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, HSRA। इस संगठन के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह ने अपने साथी B.K. दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। साथ ही डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। साथ ही यहाँ फेंके अपने पर्चों में लिखा था कि उनका मकसद जान लेना नहीं है बल्कि बाहरों को सुनाना है। इस घटना के बाद उन पर मुकदमा चला और 23 वर्ष की उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई। किन्हें? भगत सिंह को और इनको 3 लोगों को दिया गया था उसमें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही। और 1937 के चुनाव में 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था उसी के प्रावधान के अनुसार 1937 में चुनाव हुआ था। अर्थात 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया? नहीं, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था, इसने अस्वीकार किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से केवल पहला कथन सही है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इस आधार पर हुए 1937 के चुनावों के परिणाम आने पर 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अतः पहला कथन सही है। मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग के पीछे 1937 के चुनाव भी बड़ा कारण रहा। इन चुनावों ने लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे कांग्रेस और लीग के मध्य फासला बढ़ गया और ये कथन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। दूसरा कथन है इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए
एक ढीले ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने तथा स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुझाने के लिए 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। अतः अब देश का विभाजन होना क्या हो गया? बहुत करीब हो गया। अवश्यंभावी हो गया था एकदम, अब तो होना ही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लीग द्वारा अर्थात मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे किस तिथि को मनाया गया या किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का आह्वान किया। इस दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बिल्कुल सही है, कराची का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ये भी सही है। तीसरा जो कथन है, मौलाना आज़ाद जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। नहीं, बिल्कुल ये समर्थक नहीं थे। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो तीसरा है वो सही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अतः पहला कथन सही है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे, अतः दूसरा कथन भी क्या है? सही है। जबकि तीसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, अतः तीसरा कथन गलत हो जाता है। जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे, लेकिन और साथ ही साथ देखिए लखनऊ समझौता कराने में अहम भूमिका भी निभाई जिन्ना ने। परंतु 1934 के बाद उन्होंने अपना रंग बदल दिए, जज्बात बदल दिए और मुस्लिम लीग को पुनः जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16। खान अब्दुल गफ़र खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खान अब्दुल गफ़र खां के बारे में तो देखिए, पहला है इन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। खान अब्दुल गफ़ार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था।
बादशाह खां भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। मतलब बहुत ज़्यादा आलोचना की, अपना पूरा गुस्सा उस पर उतारे थे बोल के। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। कर्नाटक की अंबाबाई भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थी। तो बिल्कुल दोनों कथन सही दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। उन्नीस 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी और कब पहुंची थी? 1925 में। अतः पहला कथन सही है। कर्नाटक की अंबाबाई ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने ओडीपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती तो सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अतः दूसरा कथन सही है। दोनों कथन सही दिया गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह किया कीजिए। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं कुछ। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।